चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास में। कल सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने लिया था, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके अपने टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। यूट्यूब पर जो लाइव सुने उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे। जो लोग लाइव क्लास में नहीं आ पाए और लाइव क्लास जो कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन विजिबल है या नहीं बता दीजिएगा, मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। अब आप लोग से जो बीच में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग माइक ऑन करके आंसर कीजिएगा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपनी स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये हमारा क्या हम थोड़ा सा हमने कल डिस्कस किया था सिलेबस पर, आज फिर से एक बार हम सिलेबस पर डिस्कशन कर लेंगे इंग्लिश में जो दिया हुआ है, और थोड़े से हम पीवाईक्यू का पैटर्न देखेंगे कि किस किस तरह से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। कल हमने पढ़ लिया है, उसी को हम थोड़ा सा अंग्रेजी में भी समझ लेते हैं। आपसे मतलब आपको सुझाव है ये, एग्जाम में भी हमको दोनों ही लैंग्वेज को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम सिर्फ हिंदी का ही पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश का देखेंगे। दोनों इसलिए क्योंकि कुछ ये बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में आता है। मतलब इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन हिंदी जो होती है बहुत ही उच्च कोटि की हिंदी होती है, तो वो भी हमको समझ में नहीं आती है, तो हमको फिर इंग्लिश की तरफ भी जाना पड़ता है। इसलिए दोनों को ही आप फॉलो कीजिएगा। तो पहला क्या है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स, सोलर, विंड, नहीं ये एक स्लाइड आगे बढ़ गई, यहां से आएगा। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में क्या क्या हमको, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने हिंदी में पढ़े थे, सतत विकास इसको हिंदी में बोलते हैं, सतत विकास। कि हम इसका मतलब क्या होता है, ये टर्म भी हम आगे अभी डिटेल में समझ लेंगे। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटीग्रेशन, ये जो नृजातीय शब्द हमने कल देखा था उसी का है, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ये जो है एंथ्रोपोजेनिक ये नृजाति यानी मानवीय शब्द का ये इंग्लिश रूपांतरण है। एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हमको पढ़ना है। और नेक्स्ट हमारा जाता है एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। मुद्दे क्या होते हैं, क्यों बात करनी है, किस मुद्दे पर बात करनी है, जो भी हम काम कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन्हीं मुद्दों को लेके बात करनी है। हम गंदगी फैलाते हैं वातावरण में, उससे कई तरह के प्रदूषण या पॉल्यूशंस हमारे चारों तरफ हमको देखने में मिल रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, वेस्ट में आ जाता है जो भी अवशिष्ट है, कचरा है जो हमारे यूज का नहीं रहा वो हम फेंक देते हैं कचरे के रूप में, तो वो अवशिष्ट में आ जाता है। कौन कौन से तरीके के होते हैं ये, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक। फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको बात करनी है एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, मतलब इसके हमको सामाजिक आर्थिक अलग अलग आयाम, डायमेंशंस का मतलब होता है आयाम, आयाम अलग अलग तरीके से हमको इन पे विचार करना है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य पर जो प्रदूषक हैं, प्रदूषक कौन होते हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनको हम प्रदूषक या पॉल्यूटेंट बोलते हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य पर, मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम जानेंगे। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अब चूंकि पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण में हमको नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं एनर्जी के वो कौन कौन से हैं उनके बारे में। सबसे मेन कौन सा होता है, सोलर, मतलब सौर ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड में
एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो कौन होता है? सन होता है, सबको पता है, बचपन से हम देख रहे हैं। बाकी सारे तो रेमेडियल हम कह सकते हैं, जैसे रेमेडियल थेरेपी होती है या वैकल्पिक, अलग अलग जो सोर्स हैं वो वैकल्पिक है, कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से ही उनका कनेक्टिविटी है, लेकिन मेन सोर्स जो है वो क्या है? सोलर है या सन है। फिर दूसरा क्या हो जाता है? विंड हमारी, सॉइल और हाइड्रो जियोथर्मल। ये सब कैसे हैं? नेचुरल हैं। कौन है ये? एक सूत्र आप याद रख लेंगे जो कल मैंने आपको पहली बार में पहली क्लास में बताया था, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये आपको याद रहा, आपके जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में ये समाया हुआ है। और हम हमारे भीतर भी है यही और बाहर भी है। इसी से सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं और वापस डिकम्पोज भी इन्हीं सब में हो जाती है, क्योंकि इन्हीं से मिलके बनी है। तो हम जो भी पढ़ेंगे हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, सब कुछ। एनवायरमेंटल मतलब इन्हीं के बारे में, ये बेस है। कल हमने क्या पढ़ा था कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं हमारे आसपास वो सब क्या है? एनवायरमेंट है। तो मेन जो बेस क्या है? ये 5 जो मटेरियल है ये बेस है एनवायरमेंट के। सोलर यानी सन, विंड यानी हवा, सॉइल यानी मिट्टी या हम इसको पृथ्वी तत्व बोल सकते हैं, हाइड्रो यानी जल, और एक कौन सा बच गया है यहाँ पे? वायु, अग्नि, नभ, जल। आकाश बच गया है ना यहाँ पे, क्योंकि उसका ऐसे कोई रोल नहीं आ रहा, लेकिन ये चारों चीजें उसके अंदर है। इसको आप आकाश को ऐसा समझ सकते हैं कि बड़ी एक हमारे पास में अलमीरा है, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं। तो आकाश बड़ी अलमीरा के अंदर, ये सन, विंड और ये सब चीजें आकाश में ही तो है, ये उनको जगह दे रही है। फिर हमारे अंदर बॉडी में कैसे होता है आकाश तत्व? जितनी भी खाली जगह होती है बॉडी में अंदर, सब चीजों को मूवमेंट देने के लिए, वो सारा क्या है? वो आकाश तत्व ही तो है। जो भी स्पेस जहां भी है वो सब आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। फिर अगला हमारा क्या है? जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। ये सारी चीजें भी हमारी काय में आ रही हैं? नेचुरल जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसमें आ रही हैं। और फिर क्या है? नेचुरल हैजार्ड्स एंड डी डी डिजास्टर्स, सॉरी, डिजास्टर्स भी इसमें आ रहे हैं। मतलब जो खतरनाक पदार्थ हैं, हानिकारक सारे, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब हमने गंदगी तो खूब फैला ली है, प्रदूषण बहुत फैला लिया है। अब हमको, हमारा पढ़ने का ही उद्देश्य ये है, बार बार हम भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीजें अगर हमें याद रखना है तो उसको रिवाइज करना पड़ता है बार बार, इसलिए हमको, हम बचपन से पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट, पहली क्लास से, नर्सरी क्लास से ही हमको एनवायरमेंटल स्टडीज मिलने लगती है, शिक्षा उसकी बात पर्यावरण की मिलने लगती है। लेकिन हम अभी तक क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है पर्यावरण के साथ में। तो अब ऐसे नहीं मान रहे हैं, तो जैसे पेंडेमिक में क्या हुआ था कि लोग, उस, सबको पता है कि कोरोना जानलेवा है, हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते थे। निकलना है घर से तो जाना है, तो जाना है, जबरदस्ती घूमने ही जाना है, किसी को कुछ काम नहीं है तो भी। तो फिर क्या करना पड़ा? लॉकडाउन लाना पड़ा। लॉकडाउन का कंसेप्ट आया कि आप नहीं मान रहे हो तो जबरदस्ती आपको घर में बंद करके रखा जाएगा। तो जब चीजों को अपने आप इंसान अपने आप कर रहा है, मतलब उससे मौलिक रूप से ये नैतिक शिक्षा जो होती है ना, नैतिक शिक्षा यही होती है कि हम अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसा अच्छा काम करो, बुरा काम ना करो। लेकिन जब नैतिक, आप में नैतिक गुण नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आप पे क्या हो जाएगा? आपको जबरदस्ती करवाई जाएगी वो चीज। उसके लिए, करवाने के लिए क्या होता है? कानून बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं, उन्हीं को हम एक्ट बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारा कौन सा एक्ट है?
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। आप उनको अगर फॉलो नहीं करोगे, उनको नियम कानून को तोड़ोगे, तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, आपको सजा दी जा सकती है, आपके ऊपर कुछ कहते हैं ना, कुछ चार्ज लगाया जा सकता है, कुछ आपको पे भी करना पड़ सकता है उसके लिए। तो ये सब किस लिए है? पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए। तो नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आएगा, यहाँ पर क्लाइमेट मिस हो गया है। नेशनल प्लान ऑन चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड इफेक्ट्स, कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड सोलर एलियंस। ये सारी चीजें हमको पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए पढ़नी है। यहाँ तक हमारा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जिन्होंने लास्ट ईयर क्लास करी है, लास्ट जो एग्जाम दिया है, तब भी बताए थे ये क्वेश्चन। मतलब अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपको मेनली 5 क्वेश्चन और मोर देन 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट हर, मतलब जो आपका फर्स्ट पेपर है, जैसे कल कोई पूछ रहा था ना कैसा रहता है, तो जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसको 10 यूनिट है, ये तो आपने सिलेबस देख लिया होगा। 10 यूनिट में से हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो एनवायरमेंट से भी 5 से 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका जो हायर एजुकेशन है उसमें भी थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने ऐड कर रखा है एनवायरमेंटल स्टडीज का, तो एक क्वेश्चन वो उसमें से पूछ लेते हैं, इसलिए एनवायरमेंट के 6 क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। अब क्वेश्चन पे डिस्कस करने से पहले, अभी चूंकि हमने सिलेबस किया, तो सिलेबस के बारे में एक जरूरी चीज मैं बता देती हूँ, आपको छूट जाएगी नहीं तो, कि जब भी आपको कोई भी एग्जाम देना है, सिर्फ इसी से मतलब नहीं है, नेट जेआरएफ से, ये मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने किया है और जिसके आधार पे सफलता मिलती है पहले ही चांस में हमको, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कि सिलेबस सामने रखिए, अभी हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट का सिलेबस सामने रखिए, और उस सिलेबस की एक एक चीज को आपको कवर करना है, हर टॉपिक के साथ यही आपको करना है। जो आपने कॉपी बनाई है ना, ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास नोट्स हैं तो आपने उसमें पढ़ लिया, सिलेबस छोड़ दिया, ये नहीं। आपको उस कॉपी में सबसे पहले पूरा बाकायदा इस सिलेबस को नोट करना है, और उस सिलेबस के हर एक टॉपिक को अगर कवर हो गया तो टिक कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए कि हाँ ये मैंने कर दिया है। एक बार कर दिया है 1 अंडरलाइन, 2 बार कर दिया है 2 अंडरलाइन, ऐसे करके उसको सबसे पहले सिलेबस सामने होना चाहिए कि हमें आखिर पढ़ना क्या है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्वेश्चन का पैटर्न देखने का, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ताकि जब हम डिटेल पढ़ते हैं, उस सिलेबस को डिटेल में कवर करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है, पढ़ते पढ़ते समझ में, अच्छा इस वाले टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ। दूसरा नंबर, हमारा दूसरा स्टेप क्वेश्चन को ही फॉलो करना होना चाहिए। पुराने क्वेश्चन PYQ देख लें हम, जितने मिल जाए मैक्सिमम, उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है। तो जो एनवायरमेंट का कहना चाहिए पैटर्न है, यहाँ पे यूजीसी नेट में 6 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो 6 में से 3 तो फैक्चुअल ही होते हैं, एकदम आपको सीधे आंसर, आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो आप बिल्कुल, कुछ आपको ज्यादा उसमें कहना चाहिए कि लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है, कुछ जोड़ घटाना नहीं करना पड़ता है माइंड में, सिर्फ आपको देख के समझ में आ जाता है। जैसे अभी ये पुराने क्वेश्चन पे हम बाद में बात कर लेंगे, मैं आपको यहाँ नए क्वेश्चन बता देती हूँ जो एकदम लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है, तो 3 तो आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, और उसके बाद में जो 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा, आपने जो पढ़ा हुआ है उसी में से आते हैं, बस थोड़े से गहराई से पूछ लेते हैं उनको, आपको थोड़ी सी अपनी सी समझ का प्रयोग करते हुए उनको आंसर करना रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये सब पांचों क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है पूरे पढ़ाए हुए में से आए हैं। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि पिछले बार जो पढ़ाया था उसमें से पूरे क्वेश्चन फंसे हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा उधेड़ बुन वाला था,
और वो मैं आज आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगी कि आप उसका क्या आंसर लेके आ रहे हो। ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क में मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन एकदम सीधा का सीधा पूछा है, ये मैंने जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे अभी, सतत विकास, वहां से ये क्वेश्चन आया है। ये 17 है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स। ये जो एसडीजी लिखा है इसका मतलब ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका फुल फॉर्म है ये। तो ये 17 है और इन 17 को मैंने पिक्चर के सहित बताया था। तो सीधा क्वेश्चन है ये यहाँ से कि पानी के नीचे जीवन किस एसडीजी से संबंधित है, तो इसका आंसर है 14। एसडीजी 14 में ये कहा गया है कि पानी के नीचे जीवन, मतलब कहा क्या गया है, ये गोल डिसाइड किया गया है कि जो पानी के अंदर जीव जंतु हैं उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, कि वो इस तरह से चलते रहें कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनको देख सकें, उनके सामने भी वो जीवन बचा रहे। तो ऐसे ये क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन है, ये भी सीधा क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया था लास्ट ईयर जो एग्जाम, मतलब करवाई थी तैयारी उसमें, कि निम्नलिखित में से पार्टियों के सम्मेलन, जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, ये COP3 में अपनाया गया था। कॉप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉप। तो ये कौन से मतलब ये सम्मेलन होते हैं पार्टीज के, कौन सी पार्टीज, जो जो देश जुड़े हुए हैं, या जो जो काम चल रहा है, जो जो योजनाएं प्लान्स चल रहे हैं, उनके जो सम्मेलन होते हैं उनको बोलते हैं कॉप। और ये कौन से वाले कॉप में, क्योटो प्रोटोकॉल का अपनाया गया था, तीसरे में। तो ये भी सीधा आंसर है, एकदम फैक्चुअल है, आपने पढ़ के गए हैं, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। ये, यदि कोई जल निकाय स्वस्थ है और कोई महत्वपूर्ण जैविक गतिविधि नहीं करता है तो उसकी स्थिति कहलाती है। यहाँ पे इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि एग्जाम में भी यहाँ पे जो दिया हुआ है स्पेलिंग हिंदी में भी, बस उसको एज इट इज ले लेते हैं, उच्चारण उसका वही ले लेते हैं। एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पे नहीं दिया गया है, एक का यहाँ पे कर दिया है चेंज, वो भी मतलब गूगल ट्रांसलेटर ने किया है, नेट के पेपर में तो ऐसे ही दिया होगा। तो ये आपको ढूंढ के लाना है, कल का ये होमवर्क है, नोट कर लीजिए, कल पहले मैं यही होमवर्क आपका चेक करूंगी। ये वाला क्वेश्चन, ये आप गैस कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको लॉजिक लगाना है, आपने पढ़ा है तो आप लॉजिक लगा सकते हैं। अभी आपने एनवायरनमेंट बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका जो नॉलेज है ना, आप इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं या अपने आसपास जो देखते हैं, उसके आधार पे आप इसका आंसर कर सकते हैं। खतरनाक अपशिष्ट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जो मतलब इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। द क्वालिटी एज हैजार्ड्स वेस्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप किसी प्रदूषक को प्रदूषक कैसे कह सकते हैं, खतरनाक प्रदूषक कैसे मान सकते हैं, उसके लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हम किसी को खराब कह रहे हैं तो खराब किसी आधार पे हम कहते हैं ना, कि भाई ये खराब बोलता है, खराब व्यवहार करता है, किसी के साथ में मारपीट करता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। तो यहीं पे यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप किसी क्वालिफाई हैजार्ड्स को, मतलब वेस्ट जो कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, आप उसको किन किन आधार पे आप उसको खराब खतरनाक की श्रेणी में ला सकते हैं। तो ये एक हो जाएगा इग्निटेबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, रेडियो एक्टिविटी। हिंदी में देख लेते हैं, ज्वलनशीलता, ये जो सेकंड नंबर का दिया हुआ है, इसका ये अर्थ लिया है ना, एकदम मीनिंग नहीं लिया है, मीनिंग से आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसका अर्थ हमने यहाँ पे लिया है पानी में धातुओं को गलाने की क्षमता। फिर प्रतिकार, अब प्रतिकार का यहाँ पे आप, यहाँ पे इन्होंने रिएक्टिविटी वर्ड दिया है। एक तो ये आपको ना बहुत अपने दिमाग को संतुलित वहां पे रखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि
वहां पे ना आपको हिंदी समझ में आएगी किसी किसी शब्द की, और ना अंग्रेजी समझ में आएगी। फिर आपको बहुत पेशेंस के साथ आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी का, यहाँ ऐसे अगर अपन ट्रांसलेट कर ले हिंदी तो प्रतिकार होता है, प्रतिकार का मतलब बदला होता है, लेकिन यहाँ पे हमको किस वे में लेना है इसको, यहाँ पे हमको लेना है कि कोई चीज कैसे रिएक्ट कर रही है, मतलब वो आपको रिएक्शन, अब रिएक्शन कौन सा वाला रिएक्शन, जैसे हमने कोई दवाई खाई वो हमको रिएक्ट कर गई, ये वाला रिएक्शन यहाँ पे आपको लगा के चलना है कि कैसे वो हमको नुकसान पहुंचा पा रही है। फिर विषाक्तता, टॉक्सिक कितना है, रेडियोधर्मिता। तो आपके हिसाब से अब आप आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होना चाहिए, माइक ऑन करके बताइए जरा आंसर। 5 लास्ट वन जी, और कौन क्या बोल रहा है? जी मैम, विषाक्तता। अकेला विषाक्तता, नहीं, ज्वलनशीलता नहीं होना चाहिए, रेडियोधर्मिता नहीं होना चाहिए। 5 नंबर मैम। वेरी गुड, 5 नंबर, इसमें सभी चीजें आ रही है ना। आप ये सब, आप ऐसे क्वेश्चन में कैसे आपको आंसर करना है, आपको अगर कोई एक चीज समझ में नहीं आ रही है ना, लेकिन अगर 4 लग रही हैं, अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, एक यही तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो आप ऐसा देखिए ना कि जिसमें ई भी है, तो यहाँ पे ई, ये सब तो है ही, पता ही है आपको, और ई भी आ रहा है, तो फिर चारों किस में आ रहे हैं, पांचों किस में आ रहे हैं, जिसमें आ रहे हैं वही है, आप उसको भी फिर लेंगे साथ में। ऐसा ऐसा आंसर करना है इसका, मतलब ये आंसर खोजने का भी तरीका होता है, वो भी साथ साथ बताते चलेंगे जब और हम प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी बहुत उसमें नहीं जाएंगे, अभी तो हमको पढ़ना ज्यादा है। इतनी चीजें क्लियर है, समझ में आया, पैटर्न समझ में आ गया कि कैसा, एक पैटर्न ये है, ये पहला क्वेश्चन भी देख लीजिए, नीचे 2 ये भी आपसे बन जाएगा अगर आपने स्कूल टाइम में ये पढ़ा होगा तो, अम्लीय वर्षा के बारे में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रमुख औद्योगिक उत्सर्जन वाले क्षेत्रों के भीतर और नीचे की ओर होती है। फिर औद्योगिक उत्सर्जन, दूसरा कथन क्या दिया है इन्होंने, औद्योगिक उत्सर्जन से दूर क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा के लिए हवाई प्रदूषकों का लंबी दूरी का परिवहन जिम्मेदार हो सकता है। आपको समझ में आ रही है लैंग्वेज जो पूछी है परीक्षक ने, क्या पूछना चाह रहा है वो? मैम इंग्लिश। इंग्लिश बता दे, इंग्लिश में देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, एसिड रेन occur within and downwind of areas of major industrial emission of sulfur dioxide and oxide of nitrogen. Second statement है, long range transport of airborne pollutants population can be responsible for acid rain in areas for of from industrial emission। ये पॉपुलेशन नहीं है, ये पॉल्यूटेंट्स आएगा, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है। हिंदी में क्या लिखा है, हाँ हवाई प्रदूषक ना, वो इंग्लिश में पॉल्यूटेंट्स आएगा यहाँ पर, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, समझ में आया, क्या समझ आया इससे आपको, क्या कह रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट? कोई भी बताइए, माइक ऑन करके, नहीं आया है तो वो भी बताइए। हिंदी में किसी में भी बता दीजिए, हिंदी में इंग्लिश में, चलिए मैं बता देती हूँ दोनों स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं सरल उसमें बता देती हूँ। यहाँ पे कुल मिला के बात हो रही है अम्लीय वर्षा की, एक नॉर्मल वर्षा होती है और एक अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, अम्ल समझते हैं, एसिड क्या होता है, एसिड क्या काम करता है बताइए? गला देता है मैम। गला देता है ना, एक्चुअली गला देता है, किसी भी चीज को गलाने का मतलब जला देता है, फायरिंग वाला उसका स्वभाव होता है, नेचर, प्रकृति उसकी कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। तो अम्ल जब मिल जाते हैं वर्षा में, तब उसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्ल
कौन से अम्ल होते हैं? एक तो सल्फर के और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब सल्फर एक तत्व है और ऑक्सीजन एक तत्व है, ये हम सब जानते हैं अलग से। सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो सल्फर के ऑक्साइड बना लेता है। अब 2 अणु मिल रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, 3 अणु मिल रहे हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, ये SO2। 2 मॉलिक्यूल मिले हैं तो 2 हो गया, और अगर 3 मिल गए हैं तो SO3। ठीक है, ये ऑक्साइड हो गए सल्फर के। अब ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ में अगर जुड़ गया ऑक्सीजन तो वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे। अगर 2 जुड़े तो डाई ऑक्साइड, 3 जुड़े तो ट्राई ऑक्साइड। ये अगर मिल जाते हैं नॉर्मल रेन में तो क्या हो जाता है? हम उसको बोलते हैं फिर अम्लीय वर्षा। अब इन्होंने क्या पूछा है ये हम देखते हैं कि अम्लीय वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। ये उन्होंने सीधे सीधे नहीं पूछा है। वो कौन था 3 इडियट में, कि सीधे सीधे सवाल उन्होंने नहीं किया है, घुमा फिरा के किया है कि कौन से क्षेत्रों में होती है। यहाँ पे इन्होंने यही कहा, तो ये बोल रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक उत्सर्जन वाले। हम देखते हैं कि ये चीजें जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ज्यादातर कहाँ पर निकलते हैं? जहां पर फैक्ट्रीज से काले काले धुएं निकलते हैं। एक्चुअली ये अम्लीय वर्षा जो है मेनली ना एयर पोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट है। अम्लीय वर्षा एयर पोल्यूशन के माध्यम से, एयर पोल्यूशन से ही ये कहाँ जा रहे हैं? वर्षा में मिल रहे हैं पोल्यूटेंट्स जा जाके, और उस वर्षा को कैसा कर दिया इन्होंने? अम्लीय वर्षा में बदल दिया। तो यही पूछ रहे हैं ये उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में, कौन से औद्योगिक उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में, क्षेत्रों के भीतर और नीचे की ओर होती है? बिल्कुल होती है, जहां पे औद्योगिक क्षेत्र है वहीं पर ये वर्षा हो रही है। लेकिन उन अगले स्टेटमेंट में क्या बोला है इन्होंने? औद्योगिक उत्सर्जन से दूर के क्षेत्रों में नहीं होती क्या अम्लीय वर्षा? होती है। कैसे होती है? अम्लीय वर्षा के लिए हवाई प्रदूषकों, अब हमें ये तो पता है ना हवा क्या काम करती है, चीजों को इधर से उधर कर देती है। हम देखते हैं सन रेज, जब हम देखते हैं कहीं किसी छेद में से आती है, छोटे से होल में से, हम उसमें देखते हैं अंधेरे कमरे में अगर हम देखें कहीं से कोई सनलाइट आती है तो हमको क्या दिखाई देता है? बहुत सारे छोटे छोटे से कण हमको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। होता है ऐसा? बताइए, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक्चुअली ये हवा करती है ये काम, और हर समय निरंतर बहुत सारे कण हवा में उड़ते रहते हैं। इन्हीं कणों के माध्यम से, अब वो जो हवा के संपर्क में आए, प्रदूषण के मतलब ऑक्साइड और नाइट्रोजन के कणों से, कण जो है वो उनको हवा उड़ा के ले गई कहाँ? वर्षा में मिला दिया, दूसरी जगह ले गई। हवा चली, आंधी चली तो वो उड़ा के उनको दूसरी जगह ले गई जहां औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, वहां पर भी ले गई, तो वहां पर भी अम्लीय वर्षा होगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है, या फिर एक सही है दूसरा गलत है, और मतलब पहला सही है दूसरा गलत है, और दूसरा पहला गलत है दूसरा सही। क्या आंसर होगा इसका, आप बताइए? फर्स्ट। फर्स्ट दोनों होगा। सही है। दोनों सही है, वेरी गुड। फर्स्ट होगा। दोनों दोनों हमारे सही है स्टेटमेंट। तो 3 पैटर्न आपने देख लिए कैसे आते हैं। एक आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए इस चीज को, अपना माइंड मेकअप ऐसा रखिए शुरू से ही, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपको लॉजिकल मिलेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक, जैसे कि ये है, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ये लॉजिक वाला है कि क्या कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में इन्हें थोड़ा सा गहराई से पूछ लिया है, या थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि कठिनता बढ़ाने के लिए ऐसा पूछ लिया है उसको, कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब एक लैंग्वेज का सिर्फ उन्होंने सीधा उच्चारण और वो करके उनने पेस्ट कर दिया है। तो ये पैटर्न हो गया क्वेश्चनों का। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गए, सिलेबस सब, सिलेबस में तो खैर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई कुछ समझने में, यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है?
यस मैम। पैटर्न से। ओके, थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यावरण। शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमको सबसे पहले उसकी टर्म पकड़नी पड़ती है। वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये जानना पड़ता है हमको। तो सबसे पहले हम पर्यावरण शब्द पे जाएंगे कि पर्यावरण शब्द आखिर है क्या। एनवायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है घेरा हुआ या घेरना। हम देखते हैं ना, हमने अभी कहा ना, कल भी कहा था हमने कि जो भी हमारे आसपास है, जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, एनवायरमेंट है। तो इसीलिए इसका अर्थ यहाँ पे घिरना, घिरा हुआ या घेरना, घेरना होगा। अब पर्यावरण शब्द जो है वो कितने शब्दों से मिलके बना है, दो शब्दों से। पहला है परि, दूसरा है आवरण। परि का अर्थ क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का नाम होता है, अपनी बेटी का नाम रख लेते हैं परि। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, यही अर्थ है, घेरना या चारों ओर। और आवरण का अर्थ तो पता ही है, ढाकना, किसी भी चीज को कवर कर दिया तो वो आवरण हो जाएगा। दो शब्दों से मिलके बना है। अब पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ देख लें हम, क्या क्या होता है। आसपास, मानव जंतुओं की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं आदि होता है। ये इसका अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत सरल चीज है। आगे बढ़े, यस मैम। डेफिनेशन देख लेते हैं अब। ये इंग्लिश है। इंग्लिश व रोमन, नहीं सॉरी सॉरी, ये वैज्ञानिक का नाम ही है इंग्लिश। तो वापस सही कर दें, बेचारे वैज्ञानिक का नाम खराब हो जाएगा नहीं तो। क्या है नाम इनका, इंग्लिश। इंग्लिश व रोमन हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों व प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। प्राणी जगत, और प्राणी जगत में क्या आ जाएगा बताइए, कोई भी माइक ऑन करके बताइए, प्राणी जगत से क्या मतलब है। मैम जीव जंतु। जीव जंतु। मैम जो सिर्फ, पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, प्राणी जो लिविंग बीइंग हैं। हाँ, सिर्फ, जैविक मतलब पेड़ हाँ, पौधे रहेंगे मैम, क्योंकि वो लिविंग है। पेड़ पौधे भी आएंगे। यस एग्जैक्टली, यही मैं पूछना चाह रही थी, यही निकालना चाह रही थी, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो श्वास लेता है, मूवमेंट करता है, ये मेन हो गई कैरेक्टरिस्टिक। तो उसके आधार पे अगर हम देखें तो पेड़ पौधे भी इसमें आ जाएंगे प्राणी जगत में। ठीक है, यहाँ पे प्राणी का मतलब सिर्फ चलने फिरने वाले हाथ पैर हैं, जिसके मुंह है, आंख कान है, एक फिजिकल बॉडी है, ऐसे सिर्फ वो नहीं आएंगे। पेड़ पौधे से लेके जो यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, वो भी आएंगे। आपने अमीबा और पैरामीशियम पढ़ा होगा, पढ़ा है स्कूल टाइम में सभी ने। हाँ यस जी मैम। मैम। ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। इनका खाना और पीना सब क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 लेते हैं और छोड़ते हैं, बस यही इनका भोजन होता है। सिंगल सेल्युलर का, हाँ। और मल्टी सेल्युलर कैसे होते हैं, इन्हीं को हाँ यूनिसेल्युलर भी बोलते हैं। और मल्टी सेल्युलर कैसे होते हैं, जिनमें बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं, सारे सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होते हैं जिनमें। तो इन सब का जो दो टाइप की चीजें होती हैं, बायोटिक और एबायोटिक, आपस में एक दूसरे के साथ में ये है ना, व्यवहार और विकास, परिपक्वता, ये सब चीजें जो है कैसे प्रभावित कर रही हैं एक दूसरे को, वही सब पर्यावरण के अंतर्गत इन्होंने बता दी है। फिर अगला
क्या बोला है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो हमने सिलेबस में भी पढ़ा था, उसने भी एक डेफिनेशन दी है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इस सॉरी मैम डेफिनेशन को जरूर। इंटरप्ट करने के लिए। मैम जो जिससे आप मार्कर यूज कर रहे हैं ना, वो कोई सा नियॉन कलर ले लीजिए ना, ये उसको ब्लर कर रहा है। हाँ, ओके, येलो कर ले, चलेगा? कोई भी मैम जिससे वो मैम ब्लर नहीं हो। उसका पॉइंटर। मैम चलिए, ये जो लेजर ले लेते हैं, लेजर ले लेते हैं। एक मैम ये जो आप हिंदी में लिखवा रहे हैं, ये इंग्लिश में भी मिलेगा क्या? इंग्लिश में भी कोशिश कर लेंगे, आपको समझने के लिए चाहिए ना। ठीक है, इंग्लिश में भी कुछ कुछ चीजें, सारे तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि टाइम बहुत लग हाँ जाता है। हाँ, कुछ चीजें मैम ज्यादा ही हिंदी है, जो वो समझ आपको नहीं। जिसमें लगता है ना, वो बता देंगे, पूछ लेना आप, है ना। चलिए, ये ठीक है अभी, लेजर। यस मैम। हाँ जी लेजर मैम। से मैम क्या होगा, लेकिन लिख नहीं पाएंगे। चलिए, फिर भी ठीक है। ये जो हमने अभी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमने सिलेबस में देखा था, उसने एक जो डेफिनेशन दी है, ये उसके अनुसार क्या है? पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये यहाँ से इन्होंने पर्यावरण की परिभाषा दी है। कुल मिला के बात वही है कि जो बायोटिक और एबायोटिक हैं, वो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, उसी को हमको एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आएगा, अब ये होता है इसमें, नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण शब्द का, पर्यावरण शब्द का अर्थ एवं उत्पत्ति, ये हम पढ़ चुके हैं, परिभाषाएं देख ली हैं। और भी है कुछ परिभाषाएं। जे एस रॉस के अनुसार क्या है? पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बाहर की कोई शक्ति है और हमको प्रभावित करती है, हमें इफेक्ट करती है। हर्ट्ज-कोविट्ज के अनुसार क्या है? पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। देखिए, डेफिनेशन को याद रखने का तरीका ये होता है कि एक शब्द उठाइए यहाँ से, मतलब साइंटिस्ट का नाम लीजिए यहाँ से, जैसे जे एस रॉस हैं। अब यहाँ से कोई एक ऐसा शब्द ले लीजिए जो बाकी किसी डेफिनेशन में नहीं है, जैसे इन्होंने क्या बोल दिया, एकदम अलग ही बोल दिया, बाह्य शक्ति। तो आप रॉस के साथ मैच द कॉलम बना लीजिए, बाह्य शक्ति। हर्ट्ज-कोविट्ज के साथ कोई ऐसा शब्द ढूंढ लीजिए जो किसी और में नहीं हो, उसके साथ उसका बना के, और जैसे इन्होंने प्रभावों का योग कहा है, ये किसी और में नहीं है, तो आप इसके साथ कर लीजिए। अभी तक डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में, मतलब मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन मैंने पूरे पेपर देखे भी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स हैं। क्योंकि पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, तो कहीं किसी और सब्जेक्ट में पूछा गया हो तो पता नहीं, लेकिन हमें अब डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है एग्जाम, तो हम भविष्य में सोच सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेशंस भी हमको याद कर लेनी है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनको सही जोड़ी में बना लें, एक एक शब्द दोनों साइड से साइंटिस्ट का नाम लेके, और इधर से कोई भी एक शब्द जो किसी और डेफिनेशन से मैच नहीं कर रहा है, उसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। फिर अब हमारा टाइम भी हो गया है ना, तो चलो इसको हम कल से करेंगे रिवीजन कुछ थोड़ा सा, या इसको थोड़ा सा एक देख लेते हैं हम। पर्यावरण संरचना 2 मिनट में इसको हम कर लेते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत जो आते हैं, इसकी बॉडीज क्या क्या कहलाती हैं पर्यावरण की, पता है हमको, लेकिन फिर भी हम इसीलिए पढ़ना है क्योंकि आपको देखो कुछ क्वेश्चन जैसे हमने देखे ना, कि ना हमें हिंदी में समझ आते हैं ना इंग्लिश में, तो यहाँ से हम कुछ टर्मिनोलॉजी लेके चलेंगे हिंदी वाली, तो हमको वहां पे थोड़ी सी आसानी रहेगी। अजैविक का मतलब होता है एबायोटिक। अभौतिक का मतलब होता है, क्या होता है अभौतिक का मतलब? भौतिक मतलब क्या होता है? फिजिक्स, फिजिक्स होता है ना।
तो अभौतिक क्या हो जाएगा, गैस करिए, कल करके आइएगा। ये स्थलीय एवं वायुमंडलीय, जैविक पर्यावरण, वानस्पतिक, जैवीय, सूक्ष्म जैवीय। उच्च कोटि की हिंदी आपको लग रही होगी, लेकिन एग्जाम में यही पूछी जाती है, सूक्ष्म जैवीय। क्या है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सूक्ष्म जैवीय। जैवीय मतलब बायोटिक भी बोल सकते हैं और ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। वानस्पतिक मतलब जो हमारा जितना भी पेड़ पौधे वाला आता है पोर्शन, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वाला जितना भी कंसेप्ट है वो सब इसमें आ जाएगा। जैविक पर्यावरण में अभी जैसा हमने देखा कि लिविंग में जितने भी आ रहे हैं वो सब जैविक मतलब बायोटिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा। बायोटिक और एबायोटिक दो कंसेप्ट ये दिख रहे हैं हमको, ये सारे जो पिक्चर भी लगाइए, ये सारे कैसे हैं, बायोटिक में आ रहे हैं। और ये पांचों चीजें इसमें दिखेंगी आपको। ये आकाश दिख रहा है, सन दिख रहा है, पेड़ पौधे के साथ में ये मतलब क्या आना चाहिए, भूभाग दिख रहा है, ये लैंड जो दिख रहा है ना, पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। ये पिक्चर थोड़ा छोटा हो गया तो इसमें पानी वगैरह नहीं दिख रहा है, वाटर बॉडी नहीं दिख रही है बीच में। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे पानी है मान लीजिए। तो पांचों तत्व जो जो है, एयर और सन, अर्थ, और हमारा पांचवा ये जो बायोटिक में आ रही हैं। मानव निर्मित पर्यावरण और दूसरा कैसा होता है, औद्योगिक संकुल। ये मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएंगे दो चीजें, एक कृषि उत्पादन क्षेत्र और औद्योगिक संकुल। औद्योगिक संकुल में आपको सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, मतलब पढ़ना नहीं है, सिर्फ इस कंसेप्ट को समझना है कि औद्योगिक संकुल में कौन आता है। सारे जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, रिप्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज होती है जो अलग अलग सामान बनाती हैं, जो कहीं ना कुछ प्रदूषण फैलाती हैं, वो सब इसमें आ जाएंगी। और कृषि उत्पादन, इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं मानव निर्मित, क्योंकि ये मनुष्य ने इस पर्यावरण का निर्माण अपनी जरूरत के हिसाब से किया है। ये तो गॉड ने दी हुई है ये चीजें, प्राकृतिक पर्यावरण, लेकिन ये मनुष्य ने अपनी जरूरत के हिसाब से जब सीख लिया आग का निर्माण करना, खेती करना, तो वो धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट करता गया। इसीलिए तो टॉपिक में लगा हुआ है कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, की ये दिया था भगवान ने, केवल पर्यावरण दिया था भौतिक और अभौतिक दो रूप में, लेकिन फिर मनुष्य आया, पीपल शब्द आ गया। अब मनुष्य ने अब कहीं ना कहीं कैसे तो भी देखा कि दो पेड़ रगड़ रहे हैं आपस में, उनका टकराने से क्या हो रहा है, हाँ फायर निकल रही है, तो उसने वो चीज सीख ली, फिर उसने उसका इस्तेमाल, तो ये क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। उसने खेती करना सीख लिया, उसने देखा कि मिट्टी में पेड़ बीज गिरे, उसने जो खाया था उसके बीज, फल तोड़ के खाया था उसके बीज मिट्टी में गिरे, तो वो मिट्टी से उग गया है। तो उसने क्या सीख लिया, खेती करना सीख लिया। उसने कहा कि ऐसे हो सकता है, तो ये भी क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट। तो उसने धीरे धीरे अपने सुविधा के हिसाब से वो चीजों को बढ़ाता चला गया। फिर इन चीजों से ही ये कंसेप्ट आया कि मैं नए नए प्रोडक्शन करूं, तो ये उसका दूसरा क्या हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरी कंसेप्ट क्या है, परिवहन संकुल। अब अभी तक क्या चल रहा था, पहले कैसे आदिवासी लोग खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, लेने देने का काम नहीं था कुछ भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब धीरे धीरे और उसके माइंड का डेवलपमेंट हुआ, तो उसके दिमाग में क्या चीजें आने लगी, व्यापार वाणिज्य, मतलब कमर्शियल एस्पेक्ट्स उसके जो है वो बढ़ गए और ज्यादा, कि इस हाथ दो उस हाथ लो, आप मुझे एक चीज दो, मेरे पास ये है आपके पास ये है, आप ये मुझे दे दो मुझसे ये ले लो, ये वाली चीजें फिर उसके माइंड में आने लगी। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने आने के लिए फिर सुविधाओं में डेवलपमेंट करता चला गया। ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए, ये इन पर हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे इनको हम मतलब नियंत्रित तरीके से
इनके साथ में हम व्यवहार करें, डेवलपमेंट करें, लेकिन इनका ध्यान रखते हुए। इसलिए हमको ये पर्यावरण संरचना समझना है कि ये जो नीचे दो हैं, मानव निर्मित पर्यावरण और परिवहन संकुल, ये नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और हम उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। यही हमको आगे अपने पूरी जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, इसमें सब में पढ़ना है एक एक करके। तो इनको हम कंटिन्यू करेंगे कल। आशा है सभी को आज का समझ में आया होगा।